सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए लिखा है आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव के बारे में, जिसमें आपको बहुत जल्दी आपको संक्षेप में से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे और आपका जल्दी से क्विकली रिवाइज करा के इसके लिए आपकी बहुत सारी सीरीज़ हम लोग लेके आने वाले हैं। जैसे कि सीरीज़ हमें चली रही हैं, तो आपको समय न व्यर्थ करते हुए आपको जल्दी से अपना रिविज़न करना है, ताकि आपको इसमें 2 नंबर आपके पक्के हो जाएं और आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है हमारा आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। देखिए, बाल विकास के अवरोध, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, बाल विकास का अवरोध। और यहाँ पे बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करी जा रही है और ये उन्हीं पॉइंटों को लिया गया है जो प्रीवियस ईयर्स में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें के जो बहुविकल्पीय हैं उसके जो MCQ के जो जितने भी प्रश्न होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ताकि आप चाहे क्वेश्चन सकारात्मक आए चाहे नकारात्मक आए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा है, बाल विकास के अवरोध। देखिए, बाल विकास के अवरोध की बात चल रही है यहाँ पर। बाल विकास की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य कौन सी होती है, आंतरिक होती है और बाह्य कारणों से इफेक्ट पड़ता है, प्रभावित होती है। सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं वातावरण जन्य अन्य कारण बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। देखिए, ये जो बात है अंतःक्रिया टाइप के वर्ड जो आ रहे हैं आपके, ठीक है, ये आंतरिक और बाह्य, ये आपको मेन पॉइंट आपको से ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न में जब पेडागोगी हमारी आती है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपका किस टाइप से प्रश्न आता है, बहुत आसानी से उसको आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है आनुवंशिकता का स्वरूप। देखिए, स्वरूप की बात करते हैं तो पहला स्वरूप कौन सा है हमारा, आनुवंशिकता गुण के एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, जिसे हेरिडिटी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और नेक्स्ट हमारा आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति के, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वह सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित हो रहती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के जो वंशानुक्रम होता है हमारा, हेरिडिटी होता है हमारा, तो उसमें वे सब जो शारीरिक हमारी जो फिजिकली शेप होता है, जो फिजिकली हमारी क्वालिटीज़ होती है, क्वांटिटीज़ होती है, ये सब हमारी क्या होती है, इसमें सम्मिलित रहती हैं। कौन कौन सी, देखिए कैसे, जिनको वह अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हमारी हैबिचुअल होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेरेंट्स में होती हैं, चाहे वो गुड क्वालिटीज़ हों चाहे बैड क्वालिटीज़ हों, जो भी हमारी, वो हमारे कहने के एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है। देखिए, उसके बारे में अभी आपको और पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। देखिए, गुणसूत्रों का अस्तित्व युग्मों से होता है, ठीक है, पेयर्स से होता है। मानव कोश में, ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और इसमें हमने कुछ चीज़ों को येलो कर रखा है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 युग्मों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 युग्मों में, जब पेयर की बात आए तो 23 पेयर की बात करेंगे, और गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। प्रत्येक युग्म में एक माँ से आता है और दूसरा पिता से आता है। ठीक है, तभी पेयर कहलाता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रत्येक गुणसूत्र क्रोमोसोम में बहुत बड़ी संख्या में जीन्स होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में, ये जो रेड लाइन से हमने लिखा है इसको आप चाहे नोट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रत्येक पूछे जाते हैं, जो कि शारीरिक लक्षणों के वास्तविक वाहक हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिए गए हैं, इनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ प्रोवाइड होती रहें। मार्टिनो और सील फेडर के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार क्या कहते हैं कि जो प्रत्येक गुण में कितने होते हैं, 300 जीन्स होते हैं। कितने होते हैं, 3000 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जीन्स ही व्यक्ति के विभिन्न योग्यताओं और गुणों के निर्धारण होते हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। नेक्स्ट हमारा आनुवंशिकता का प्रभाव। देखिए, आनुवंशिकता प्रभाव क्या कहता है, जरा देखिए एक बार हैंड देखिए जल्दी से, और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आपको जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि
रिवाइज हो जाएगा तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए शारीरिक लक्षणों का प्रभाव क्या है, बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई, ठीक है, जो फिजिकली बॉडी बात करते हैं हम, कहते हैं ना उसका जो शेप है, कॉम्प्लेक्स है, उसका साइज़ है, उसका फिजिकल, उसकी जो हाइट है, पर्सनैलिटी है, इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग होती है। माता पिता में गर्भ में निषेचित युग्म जाइगोट मिलकर क्रोमोसोम्स के विविध संयोजक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से इसको याद रखना है। जो माता के गर्भ में निषेचित युग्म, ठीक है, जो अंडाणु शुक्राणु बनते हैं हमारे, जाइगोट मिलकर क्रोमोसोम्स विविध संयोजन कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ठीक है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी बुद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम लोग अपने चैनल में हमेशा। यदि बालक के माता पिता गोरे हैं तो उनका बच्चा गोरा ही होगा, ठीक है। किंतु यदि माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे काले ही होंगे। इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवंशिकता के रूप में चले जाते हैं। देखिए होता क्या है कि देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमारे पेरेंट्स अगर बहुत अच्छा कलर कॉम्प्लेक्स है दोनों का खासकर, ठीक है, तो बच्चों का कलर बिल्कुल फेयर होगा। दोनों का कलर अगर डाउन है तो वैसे कलर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स हमारे कोई गोरा है कोई काला है तो हमारे बच्चे भी अगर 2-3 बच्चे अगर होते हैं तो सब एक जैसे नहीं होंगे, उनकी अल्टरनेटिंग पावर जरूर होती है, ठीक है। कुछ का कलर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा फेड होगा, किसी का बहुत ब्राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक आनुवंशिक एक रूप होता है। नेक्स्ट आगे बात करें, इसके कारण कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली एवं सुंदर हो सकता है और कोई बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं, छोटे से हमारा हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। अगर हमारे घर में 3-4 भाई बहन होते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छा पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत अच्छा होगा, हर काम में सबका लाडला होगा, दुलारा होगा। एक थोड़ा सा अपने आप को पढ़ाई से भागता है या थोड़ा काम से भागता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बहुत कामचोर है ये। तो इस टाइप की बहुत सारी, और कुछ चीज़ें हो सकते हैं कि मेंटली कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं या मेंटली प्रॉब्लम होती है, कुछ हैंडीकैप में गिर जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे संग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो बालक जन्म से ही दुबले पतले और कमज़ोर, बीमार, किसी भी प्रकार के शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं तो उनकी तुलना में सामान्य और स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक स्वाभाविक ही होता है। भैया देखिए कोई सब अगर बहुत से बच्चे जन्म से दुबले पतले, कमज़ोर, बीमार या किसी प्रकार की फिजिकल बॉडी से मतलब डिस्टर्ब हैं तो उनके सामने कोई अगर नॉर्मल बच्चा होता है तो वो बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन माना जाता है। उसका जो मतलब जो स्वास्थ्य है वो एकदम नॉर्मली माना जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अच्छा माना जाएगा। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि बुद्धि और विकास भी प्रतिकूल पड़ता है। देखिए जो फिजिकल बॉडी की कमी का स्वास्थ्य होता है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको संक्षेप में आपको पूरा इससे पहले वीडियो में आपको सब कुछ दिखा रखा है, बता रखा है, आप वहाँ से भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं एक बार। असंतुलित शरीर, मोटापा, कम ऊंचाई, शारीरिक असंतुलता आदि असामान्य व्यवहार के कारण होते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारा कि अनबैलेंस जैसे कि मतलब जो फिजिकली बॉडी, मोटापा, कम ऊंचाई मतलब हाइट कम होती है, शारीरिक असंतुलता, मतलब बहुत सारे कुछ बच्चे होते हैं या बहुत सारे कुछ ऐसा शेप होता है कि जो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होता है, उनकी फिजिकल बॉडी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार का उनके अंदर एक ये कहते हैं निखार नहीं आता या कुछ नहीं आता। तो ऐसे भी बहुत सारी सीन कभी कभी देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा, कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर में क्षति पहुंचती है और इस क्षति का बालक विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए होता क्या है कभी कभी कि एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उस एक्सीडेंट्स में अगर मान ली पेरेंट्स का किसी मदर का हो जाता है तो कभी कभी किसी एक्सीडेंट में चोट लग गई सिर में, मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो अगर उसका चोट लग जाती है कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट होता है वो जो बेबी बॉर्न पर जो नए बच्चा होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और काफ़ी हद तक मेंटली प्रॉब्लम या फिजिकली प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम से उसको सामना करना पड़ता है। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
अब आपके लिए लिखा है आनुवंशिकता वंशानुक्रम की कुछ परिभाषा है हमारी, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ली गई हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, सिर्फ उन्हीं को लिया गया है ताकि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए और आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। जल्दी से पहले बात करते हैं हम लोग जेम्स जेबर्ट। जेम्स जेबर्ट क्या कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता है, ठीक है। माता पिता का मतलब उसमें इन्वॉल्व होना क्या है, वो हमारा आनुवंशिकता है, ठीक है। रूथ बेनलेट क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि वंशानुमान माता पिता से संतानों के प्रति रहने वाले गुण हैं, ठीक है, प्रति रहने वाले गुण हैं। देखिए होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो मतलब बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों के अंदर ही आती हैं, चाहे वो मतलब बैड हैबिट्स हो या कुछ। कभी कभी देखा होगा कि हमारी जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स होती है, आई साइट वीक होना या किसी के पैर में दर्द होना, किसी को ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है ना। नेक्स्ट है हमारा पी जिसबर्ड ने क्या कहा था कि प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविकीय अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरण करना ही आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है। जैविक और मनोवैज्ञानिक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि ये किसने कहा था, पी जिसबर्ट ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा H.A. पेटरसन, ठीक है। H.A. पेटरसन और वुडवर्थ ने क्या कहा था, भाई इन लोगों का कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त करता है उसे क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की विशेषता प्राप्त करता है, भाई देखिए हमने अपने पेरेंट्स से पूछा कि हमारे जी दादाजी दादी जी क्या करते थे, वो उनके बारे में बताते हैं, तो कहने की एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बहुत सी चीज़ों को हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो हमारे पेरेंट्स के माध्यम से प्राप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जीव शास्त्रियों के अनुसार ठीक है, क्या होता है कि जो निश्चित अंड में संभावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही क्या होता है, आनुवंशिकता होता है, ठीक है। जो जीव शास्त्री के अनुसार क्या कहते हैं, ठीक है, अनुसार लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अनुसार जो निश्चित अंड में होते हैं हमारे जो बहुत सारे जो हमारे सेक्सुअल, आपने देखा होगा एक्स वाई के फॉर्म बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजी में खूब अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो उनकी जो उपरोक्त जो डेफिनेशन है उससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो वंशानुक्रम या आनुवंशिकता क्या है, क्या मतलब इसका मीनिंग ये बनना है हमारा कि जो पूर्वजों और माता पिता द्वारा संतानों में होने वाले जो गुणों का संक्रमण है, ठीक है, उनकी सारी जो जितनी भी प्रोवाइडिंग हमारी होती है वो सब किस होती है, हमारे जो पूर्वज और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी। अब देखिए मेन बात क्या आती है हमारी, बुद्धि पर प्रभाव। देखिए बुद्धि का प्रभाव क्या आता है, देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये। बुद्धि को अधिगम, सीखने की योग्यता, समझता और योग्यता निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए क्या क्या होता है, देखो बुद्धि की जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो अधिगम की जो योग्यता होती है वो समझने की योग्यता या निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, ठीक है। ये बात सही है, जब जल्दी से जब माइंड उसका शार्प होगा तो वो जल्दी सीखेगा। बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, देखिए ये उस पर डिपेंड करता है कि क्या होता है, क्या है कि जब बालक होता है वो परिवार, समाज या विद्यालय में, देखिए तीन चीज़ें ही होती हैं, परिवार होता है, समाज होता है, विद्यालय होता है। इसमें अपने आप को वो किस तरह समायोजित करेगा, देखिए वो इस स्टेप से करता है कि वह ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है, ठीक है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो एट अ सिचुएशंस को कैसे मैनेज करेगा। कुछ चीज़ें आप सिखा नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें फील करनी होती हैं, कुछ चीज़ों को आप एट अ मोमेंट हमें अटेंडेंस सडनली करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है या यदि उसमें ईर्ष्या या विमर्शा की भावना अधिक होती है, ठीक है। देखिए ये तरीका है कि जब मैंने कि कैसे करेगा, भाई बहुत सा बच्चा ऐसा होता है कि ये तो मतलब एकदम डरा डरा सा रहता है, बहुत सारे ऐसी होती है कि वो अपने आप को मतलब मैनेज नहीं कर पाता है या ईर्ष्या करता है, दूसरे की घृणा करता है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हल करके उसमें इम्प्रूव होता है, या तो पॉजिटिव में जाएगा या फिर वो निगेटिव में जाएगा, ठीक है।
तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है। देखिए, जब अगर इस टाइप की कुछ फीलिंग होगी तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं उस पर माइंड पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, जो आपको एक एज ए टीचर के नाते उसको सुधारना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसका केस स्टडी करनी पड़ेगी उसके ऊपर, ताकि बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और ये जेनेटिक चीज़ होती है जो बहुत सी बच्चों में शुरू से होती है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण का अर्थ। वातावरण का अर्थ क्या है? देखिए, मेन वातावरण का जो अर्थ है वो पर्यावरण से, ठीक है। पर्यावरण दो शब्दों मतलब परि और आवरण से मिलकर बना है, ठीक है। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण का अर्थ क्या होता है? ढकना, ठीक है। तो इस प्रकार वातावरण का जो अर्थ होता है क्या होता है? चारों ओर घेरने वाला, ठीक है। जो चारों ओर से हमें घेर लेता है। भाई, आप एक क्लास में बैठे हो तो चारों ओर से घिरे वो वातावरण है। आप घर में बैठे हो, वातावरण है। समाज के लोग में बैठे हो, वो वातावरण है। तो वो क्या है? आप जैसा वातावरण में रहोगे, आपको वैसा वातावरण में आपको बहुत सारा चेंजेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप अपने इंडिया में रहते हो, आप अपनी मदर टंग सीखते हो, आप जहाँ भी रहोगे आपको जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, आप उसी एटमॉस्फेयर में अपनी लैंग्वेज, पहनावा ओढ़ना सब कुछ अपने को चेंज कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्राणी और मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है, ठीक है। ये सब मिलकर क्या है? पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल फैक्ट बात है। इससे पर्यावरण या पोषण का नाम भी कहा जाता है। देखिए, ये जो अलग से नाम लिखवाते हैं ना, इनको ज़रा ध्यान रखना आपको, ठीक है। पर्यावरण और पोषण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है, उतना ही वातावरण का भी, ठीक है। येलो से हमने जो कर रखा होता है, येलो या रेड से कर देते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कभी भी। इसलिए इसे कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, वातावरण का जो मेन रोल होता है वो समाज से बहुत ज़्यादा होता है। भाई, परिवार से, समाज से, ठीक है, और विद्यालय से। हमारा पर्यावरणवादी मनोविज्ञान में वंशानुक्रम को अधिक पर्यावरण को महत्व दिया, ठीक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण संबंधी कारक। कारक कौन कौन से? एक बार देख लीजिए जल्दी से, आपको जल्दी संक्षेप में आपको एक बार रिवाइज करना है ताकि कभी भी नहीं भूलेंगे आप। वातावरण से लेकर जीवन पर्यंत, मतलब अनंत तक, जब तक अनेक घटनाएं व्यक्ति के व्यक्तिगत और उसके विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। भैया, जब तक वो मतलब गर्भावस्था से लेकर और जीवन में जब शैली में एंट्री करता है, मन नहीं जाता, तब तक उसकी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं सबके लिए। गर्भावस्था में मानव को अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उसने न केवल गर्भ के अंदर बालक को विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उसके बच्चे स्वास्थ्य की आशा कैसे की सकती है? देखिए, मेन बात ये कि जब मेन डिपेंड होता है तो उसमें जब अगर बच्चे का स्वास्थ्य अगर ठीक होता है तो फिर क्या होता है कि हमारे बच्चे का स्वास्थ्य जब ठीक होगा, जब माता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा, जब अच्छी डाइट सब मिलता है तो बच्चे पे भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, यदि बच्चे स्वास्थ्य अच्छा ना होगा तो उसका विकास का प्रतिकूल प्रभाव स्वाभाविक नहीं है। देखिए, अगर उसका स्वास्थ्य, जब बच्चा का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो मतलब जब अच्छे से डाइट नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होगा, और ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। विकास की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर उसका, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है सारी, कि बालक के जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है। यदि बालक का जो व्यवहार है, आपने उसको अच्छे से अगर उसमें बिहेवियर कर रहे हैं तो उसको आगे जाके भी आप अच्छे से उसको इंडिकेट करेंगे। आप छोटी चीज़ को अगर बच्चे से प्यार से बोलेंगे, आप उसको आप करके बोलेंगे तो वो आपको वैसे रिस्पॉन्स देगा। और शुरू से आप उसको एक अलग लैंग्वेज में हर बार डांटेंगे, कुछ कहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका माइंड डिस्टर्ब होगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस करेगा अपने आप को। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन से ही छोड़ दिया हो, वह माँ के प्यार के लिए हमेशा तरसेगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आज के टाइम में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक लाइफ स्किल इतना तेज हो गया है कि मान लीजिए पेरेंट्स भी जॉब कर रहे हैं, मतलब माता भी जॉब कर रही है, पिता भी जॉब कर रहे हैं, बच्चों को हमने हॉस्टल में डाल दिया है,
तो क्या होता है कि भले वो एजुकेशन तो लेता है, लेकिन जो उसको पर्टिकुलर संस्कार हैं, पर्टिकुलर चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमें एक माँ से अलग मिलती हैं, पिता से अलग मिलती हैं, वो चीज़ बच्चा नहीं सीख पाता है। तो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, उसमें एक वो अपनापन नहीं होता है जो एक अपनापन होना चाहिए आज की जनरेशन में होता है। अब जो आने वाली है उसमें इतना नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में सर्वगुणी विकास के बारे में कैसे सोच भाई आप उसको कैसे, आप उसको पूरा टोटल आप कैसे डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। आप टोटल डेवलपमेंट जब बोलोगे जब आपने टोटल तरीके से उसको पूरी नॉलेज दी होगी, आपने उसका साथ दिया होगा, उसको अपने अच्छा बर्ताव किया होगा, तभी वो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर चेंजेस तभी आपका चेंज होगा। प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। भौतिक परिवर्तन, इसके अंतर्गत प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियाँ आती हैं, मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है। देखिए जलवायु प्रभाव की बात यहाँ पे इसलिए पढ़ ली, अभी आपको जो एग्जाम्पल बताएंगे आपको बहुत से समझ में आ जाएगा कि मैटर कहने का जाना ये। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है या जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है या सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। ठंडे प्रदेशों में व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ व बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी उनमें अधिक होता है। ठीक है, ठंडे प्रदेश दिमाग भी ठंडा होगा तो आप सब पर अच्छे से करोगे। लेकिन जबकि भैया बात आते हैं भैया गर्मी वाले हिस्से में, जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े व आक्रामक स्वभाव के होते हैं। अब आप डिपेंड करिए भैया आप कौन से, आप कहाँ रहते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है। आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप अपने आप को काउंट कर लीजिएगा, और अगर आप गर्म जिले में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि भाई हम गर्म जिले के हैं, तो भैया गर्म प्रदेश में रहते हैं तो हमारा दिमाग भी गर्म होगा, चिड़चिड़े होंगे और इतने हमारे अंदर एक धैर्य नहीं होगा, एक सहन शक्ति इतनी नहीं होती जितनी ठंडे प्रदेशों वाले में होती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सामाजिक कारक की फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं। हमारे जो सोशल के व्यक्ति और सामाजिक प्राणी है। ठीक है, जो व्यक्ति एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ठीक है, ये बात फैक्ट है। अगर आप भाई आप एक सोशल लाइफ में आपका इन्वॉल्वेशन हुआ, सोशल लाइफ से आप जब आप जन्म हुआ था तब आपका एक एटमॉस्फेयर मिला, आपको वो समाज का एटमॉस्फेयर मिला आपको परिवार के साथ साथ। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाजें, अंतःक्रिया, संबंध आदि बहुत से ऐसे तत्व हैं जो आप कहाँ समाज में रह के सीखते हैं। ठीक है, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और बौद्धिक विकास को किसी न किसी ढंग से आवश्यक प्रभावित करता है। बिल्कुल समाज में जब रहोगे तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक कारक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आर्थिक की तो वही हर चीज़ को ज़रूरत है आज के टाइम में। देखिए अर्थ अर्थात धन से केवल सुविधाएं ही नहीं प्राप्त होती। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं ना कि जो आर्थिक का मतलब यहाँ पे धन से केवल सुविधा ही प्राप्त नहीं होती है। देखिए मेन क्या है, बल्कि इसमें पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती है जिससे मनुष्य का शारीरिक विकास होता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पैसा है तो लेकिन अपने पास कुछ डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे हैं, बस खाली बस है तो है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें। धनहीन व्यक्ति में असुविधा के अभाव में हीन भावना विकसित हो जाती है जो विकास के मार्ग में बाधक है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास अगर धन नहीं होता है, अच्छी मतलब क्या होता है नहीं, अच्छा डाइट चार्ट ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत से जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हमारे संग होने लगती हैं। ठीक है, आर्थिक वातावरण मनुष्य का बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है, सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए आर्थिक वातावरण मनुष्य का, देखिए मेन बात है कि आप अगर फाइनेंशियली इन्वायरमेंट की बात हम लोग करते हैं तो मनुष्य का जो ग्रोथ जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सामाजिक पे तो पड़ेगा लेकिन आर्थिक पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, जैसे कि इस समय पड़ रहा है सबको ज़्यादा, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत सा व्यापार लोगों का बंद हो चुका है। और अब हम लोग बात करते हैं सांस्कृतिक कारक की। ठीक है, सांस्कृतिक कारक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है आपके लिए जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है। ठीक है, खाने का ढंग, रहन सहन ढंग, पूजा समारोह बनाने का ढंग, संस्कार का ढंग, ये सब हमारी क्या है, एक कल्चर है हमारा। ठीक है, ये कल्चर हमें बहुत ज़्यादा, हमें पैसे तो पता ही है लेकिन हम जो समाज में रह के, परिवार में रह के इस कल्चर को बनाए रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टि समाहित होती है उनका विकास ठीक ढंग से होता है। ठीक है, देखिए बहुत सी जो कल्चर है उसमें जो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर हमारे उसमें इन्वॉल्व है तो वो चीज़ हमारी
ठीक ढंग से होती है, बहुत अच्छे से वो चीज़ हमारी हो जाती है। लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश होता है उस समाज का विकास संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर हम अगर जो भी काम करते हैं, हम चाहे धर्म पूजा जिसकी बात भी करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं, हम उसको अच्छे से मानते हैं, अच्छे से उसको मैनेज करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें हम जरूर से ज़्यादा अंधविश्वास इन्वॉल्व हो जाता है या इसमें रूढ़िवाद की भावनाएं अगर इसमें इंक्लूड हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो उस समाज का जो विकास होता है वो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका हम बहुत जल्दी रिवाइजन करा देंगे और 2350 सीरीज़ जो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होने वाली हैं। तो प्लीज़ इससे ऊपर ही हम सब कराएंगे आपका। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।